आज की क्लास में हम आपके लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। आज की क्लास में हम चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाली है। क्लास को अंत तक देखते चलिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? मैसूर, मद्रास, श्रीरंगपट्टनम या तंजौर? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलिएगा। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि इनके बीच में हुई थी। कब हुई थी ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर 1792 इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1792 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया और इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। तो यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में 1792 में ये संधि की गई थी। आइए देख लेते हैं। ये चित्र हमने यहाँ पर लिया है। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया था और ये चित्र डेनियल आर्म के द्वारा 1793 में बनाया गया था। इसमें लिखा गया है कि कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से इनके बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया था और इनके बेटों को बंधक बनाया गया था और किस प्रकार ये संधि की गई थी। एक पॉइंट यहाँ पर भी बन जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैसूर के साथ में अंग्रेजों की कितनी बार जंग हुई? तो इनके अंग्रेजों के साथ मैसूर की 4 बार जंग हुई थी। और कब कब हुई थी ये? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1792 से 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। तो टीपू सुल्तान कैसे मारे गए? अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे गए। और मैसूर का कामकाज राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके बेटों को यहाँ पर बंधक बनाया गया था और किस प्रकार से संधि की गई थी। आइए देख लेते हैं अगला चित्र। यहाँ पर हमने चित्र लिया टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर कासिम, मीर जाफर, अलीवर्दी खान या औरंगजेब? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। किस तरह से बनाया गया था ये भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यहाँ से क्वेश्चन ये कितनी बार पूछा गया है कि कंपनी की तरफ से प्लासी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति यानी कि धोखेबाज कौन निकल गया था? यहाँ पर मीर जाफर। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को क्या बनाया जाएगा? नवाब बनाया जाएगा। एक पॉइंट महत्वपूर्ण यहाँ पर भी बन जाता है कि प्लासी की जंग किस लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये भारत में ये कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी। कौन सी? प्लासी की जीत। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को क्या बनाया गया था? यहाँ पर नवाब बना दिया गया था। आप यहाँ पर अगला चित्र देख सकते हैं। ये हमने चित्र लिया है यहाँ पर सिराजुद्दौला का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 20 जनवरी 1760 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, 15 जून 1785 ईस्वी या 22 मई 1755 ईस्वी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपको बताना है कि यहाँ पर बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हमने ये भी। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली? DSSB TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। लॉर्ड डलहौजी की ये क्या थी? देन थी। आइए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं विलय की नीति के बारे में। जो भी इससे आपको
यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में, साथ साथ आप यहाँ पर नोट करते ही चलेगा क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति नाम दिया गया। तो ये कब से कब तक की बात है? 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या विलय की नीति अपनाई गई थी। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि अगर किसी का कोई लड़का नहीं है, यानी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई लड़का नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो उसकी रियासत को क्या कर लिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी उनकी रियासत। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, यहाँ पर ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस तरह से क्रम के अनुसार लगाइए कि किसे पहले यहाँ पर विलय नीति के अनुसार हड़प लिया गया था। तो पहले सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस विलय की नीति के अनुसार अलग अलग रियासतों को यहाँ पर हड़प लिया गया। और आप यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो चित्र और लिए गए हैं। पहले चित्र में दिखाया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह का क्या लगा हुआ है? दरबार यहाँ पर दिखाया गया, और दूसरे चित्र में यहाँ पर संबलपुर के वीर सुरेंद्र रॉय को यहाँ पर दिखाया गया। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नवाब मुर्शीद कुली खां कहाँ के नवाब थे? बिहार, अवध, कोलकाता या बंगाल? ये MTS 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नवाब मुर्शीद कुली खां कहाँ के नवाब थे। ऑप्शन आप देते हुए चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर मुर्शीद कुली खान की, तो इन्होंने खुद को कहाँ का नवाब घोषित कर दिया गया था? तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। किसने? नवाब मुर्शीद कुली खान ने खुद को कहाँ का नवाब घोषित किया? बंगाल का नवाब घोषित किया। और इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ पर हस्तांतरित की? मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी, 22 मार्च 1730 ईस्वी, 20 मई 1725 ईस्वी या 17 सितंबर 1755 ईस्वी? ये भी SSC GD 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लासी के युद्ध की, तो ये कब हुआ था? 23 जून ये 1757 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है, 23 जून 1757 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल कब यहाँ पर पंजाब है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर पंजाब कर लीजिएगा। पंजाब कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? 1848 ईस्वी, 1847 ईस्वी, 1849 ईस्वी या 1846 ईस्वी? आपको यहाँ पर बताना है कि पंजाब को कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब को 2 अप्रैल 1849 को किस में मिला लिया गया था? अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, 2 अप्रैल 1849 ईस्वी को। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिराजुद्दौला कब नवाब बना? 1755 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1777 ईस्वी या 1788 ईस्वी? ये SSC GD कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि सिराजुद्दौला कब नवाब बना। अगर हम बात करें सिराजुद्दौला की, तो ये 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब के रूप में अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी बने थे। तो 1756 ईस्वी, ये ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरोध में चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार या बंगाल? MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की,
तो चंपारण कहाँ पर स्थित है? तो ये चंपारण बिहार में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हम इसी तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराते रहें, इसी तरह से आप हमसे कंटेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और फ्रेंड्स, अगर आप हमसे बेहतर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? DSSB TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पर धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछी गई कि किसके द्वारा लिखी गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। अगर हम बात करें पुस्तक 1901 में अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी के बाद RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इसका उल्लेख किया है। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता भी की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनके द्वारा कितनी बार की गई? तो 3 बार की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। यहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या उमेश चंद्र बनर्जी? ये क्वेश्चन, अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा है तो इसका क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आइए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से ये कौन है? दादा भाई नौरोजी। हमने यहाँ पर इनका चित्र लिया है और यहाँ पर लिखा गया है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी क्या की गई है? आलोचना की गई थी। किसमें? इनकी पुस्तक में। आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस? आपको बताना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुई थी। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? असम चाय कंपनी, टाटा चाय कंपनी, लिप्टन चाय कंपनी या ब्रुक बॉन्ड कंपनी? महत्वपूर्ण प्रश्न है और छुपा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, कहीं कहीं आपको पहला ऑप्शन दिया होगा असम चाय कंपनी, लेकिन ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। हम आपको चित्र के माध्यम से बता देते हैं किस प्रकार से ये NCERT में यहाँ पर चित्र दिया गया है और इस पर लिखा गया है लिप्टन टी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है? लिप्टन टी यहाँ पर सही होने वाला है क्योंकि ये NCERT में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है और जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनोट की पदवी दी गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये NCERT में यहाँ पर दिया गया है चित्र और इस पर लिखा गया है लिप्टन टी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर लिप्टन टी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की?
डलहौजी, जेम्स मिल, मुनरो या होल्ट मैकेंजी। ये MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। होल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था की सर्वप्रथम ये तैयार किया गया था। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर नई व्यवस्था दी गई है और इसमें लिखा गया है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। यानी कि होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई और कब की गई, 1822 में लागू की गई। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महल के वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व की स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को क्या कहा गया, महलवाड़ी बंदोबस्त नाम इसे दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था, ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। और ये कब किया गया था, 1822 में किया गया था। और इसका जो जिम्मा था किसे सौंप दिया गया था, गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया था। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है टॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। SSC GD 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन पहले हमारे यहाँ पर सही है, तो थॉमस मुनरो को ये श्रेय जाता है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू की गई। रीड मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुनरो व्यवस्था ये क्या है, रैयतवाड़ी यहाँ पर शुरू की गई किसके द्वारा, रीड और मुनरो के द्वारा ये शुरू की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो का ये चित्र यहाँ पर हमने आपके लिए हम लेकर आए। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे से और भी बेहतर आपके लिए कंटेंट यहाँ पर ला सकें। हम आगे भी आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा 16वां क्वेश्चन है। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, वुड, भारतीय नील, चाइना रोज या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही, भारतीय नील प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में आप यहाँ पर वुड भी यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था जितना यहाँ पर भारतीय नील अच्छा था। आगे बढ़ जाते हैं। नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, 1851 से 52 ईस्वी, 1859 से 60 ईस्वी, 1857 से 58 ईस्वी, 1890 से यहाँ पर 92 ईस्वी। आपको बताना है कि नील विद्रोह कब यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं। चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, 1835 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1837 ईस्वी या 1830 ईस्वी। बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया।
तो ये कब कर दिया गया था? ये 1833 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र, मुंशी प्रेमचंद, हरिश्चंद्र मुखर्जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको बताना है कि हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। हरिश्चंद्र मुखर्जी कहते हैं हिंदू पेट्रियाट के संपादक इन्होंने किया था। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, नील देवी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्हें हिंदी गद्य का पितामह भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें, गबन, गोदान, मंत्र, ईदगाह, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का फ्रेंड्स हमारे अंतिम क्वेश्चन है। नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ? सीटोन कार, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। आपको यहाँ पर बताना है कि नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग की यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सीटोन कार के द्वारा की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।